नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। नवंबर माह 2025 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कवर करेंगे। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले सबसे ओल्डेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। इन गिवन नंबर्स के व्हाट्सएप मैसेज में जाकर के आप जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच के बारे में डिटेल ले सकते हैं। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 के लिए चल रहा है और यूपीपीएससी मेंस के लिए भी हमारा पेड बैच चल रहा है। आप इसको लेकर के मेंस की तैयारी, लॉन्ग टर्म तैयारी कर सकते हैं। समान हिंदी का हमारा पेड बैच चल रहा है। आंसर राइटिंग गाइडेंस के ग्रुप्स हमारे रनिंग होते हैं, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीएस के सभी पेपर्स के लिए स्टडी मटेरियल का और गाइडेंस बैच यहाँ पर रनिंग है। आप इन गिवन नंबर्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नवंबर माह के करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश से कोई भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट नहीं है और कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं है। हम यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स से शुरू कर रहे हैं। 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और जो है ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको स्टार मार्क करिए। तो जल पुरस्कार में यहाँ पर जिलेवार और राज्यवार और जोन वार रैंकिंग होती है। तो अगर हम जो है जिलेवार रैंकिंग को अगर देखें तो उत्तरी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश का जिला यहाँ पर टॉप पर आया है, तो जरूरी है ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है उत्तरी क्षेत्र से यहाँ पर प्रथम पर आया है जिलों की कैटेगरी में। और खरगोन जो मध्य प्रदेश का जिला है ये भी प्रथम पर था, तो संयुक्त रूप से 2 जिले यहाँ पर प्रथम थे। पश्चिमी क्षेत्र से खरगोन और उत्तरी क्षेत्र से मिर्जापुर। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय वाली कैटेगरी में नबादिंगता औद्योगिक टाउनशिप और आगरा। तो नबादिंगता औद्योगिक टाउनशिप ये पश्चिम बंगाल से टॉप पर था। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर जो है यूएलबी कैटेगरी में टॉप पर था, ठीक है। तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से विजेता ये दोनों रहे थे, तो ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ जिलों की कैटेगरी में? उत्तरी क्षेत्र में, नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न रीजन में नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर, और थर्ड पर अर्बन लोकल बॉडीज में पश्चिम बंगाल की एक टाउनशिप के साथ थर्ड पर आगरा, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे ओबिचरी सेक्शन में दया प्रकाश सिन्हा सीनियर प्लेराइट एंड फॉर्मर आईएएस ऑफिसर के नहीं रहे, 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। प्रसिद्ध नाटकों में सम्राट अशोक, सीढ़ियां, कथा एक कंस की। सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 2021 में, और पद्मश्री इनको मिला 2020 में। और 1986 से 1988 तक ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इनका जन्म स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश का कासगंज डिस्ट्रिक्ट।
कासगंज। आगे बढ़ेंगे हम लोग स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में। तो गोमती पुनर्जीवन मिशन उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है गोमती को पुनर्जीवित करना। गोमती नदी जो है इसको कह सकते हैं पॉल्यूशन फ्री बनाना, इसको रिजुवनेट करना कुल मिलाकर लक्ष्य है। और इसके तहत ये क्या क्या करेंगे, जिन नालों को असंसाधित सीवेज के रूप में गिराया जा रहा है उसको रोकेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे और वाटर को ट्रीट करेंगे। जो वेस्ट वाटर इसमें डाला जाता है उसको इंटरसेप्ट करके ट्रीट किया जाएगा। मिशन एम्स टू इंटरसेप्ट 95% ऑफ द सीवेज डिस्चार्ज इनटू द रिवर फ्रॉम अर्बन एरियाज एंड रिवाइव रिवर्स नेचुरल फ्लो। और इसका मिशन है पीलीभीत से गाजीपुर तक पूरे गोमती नदी बेसिन को कवर कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग यमुना क्षेत्र पेयजल योजनाएं। यमुना रीजन ड्रिंकिंग वाटर स्कीम या आगरा नगर निगम ने यमुना क्षेत्र पेयजल परियोजना शुरू की है। इसका लक्ष्य आगरा में जल संकट वाले क्षेत्रों में स्वच्छ और उपचारित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में विश्व मुक्केबाजी कप, इसका आयोजन नोएडा में किया गया था, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, तो ये जरूरी है। हेल्ड इन नोएडा उत्तर प्रदेश, ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड बॉक्सिंग in partnership with Boxing Federation of India. Indian boxers had won 20 medals in this competition, including 9 gold, 6 silver and 5 bronze medal. इंडिया ने मेडल टैली में टॉप किया था टोटल 37 मेडल के साथ। तो इसमें 13 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल थे पूरी बॉक्सिंग सीरीज में। आगे बढ़ते हैं ओपन जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट ट्रेंट पेगिंग चैंपियनशिप गाजियाबाद में हुआ था और जमशेदपुर राइडर्स ने स्वर्ण पदक जीता था। चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश घुड़सवारी संघ द्वारा किया गया था। यह हुआ था गाजियाबाद में जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट टेंट पेगिंग चैंपियनशिप। समिट कॉन्फ्रेंसेस सेक्शन में अपर यमुना रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई थी नोएडा में। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में यमुना भवन नोएडा में ये यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक हुई थी। ऊपरी बेसिन के प्रमुख राज्य जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जिनसे यमुना बहती है, तो ये मतलब यमुना के ऊपरी बेसिन वाले राज्य हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? टोन्स जो है सबसे लंबी नदी है यमुना की, इंडन है, चंबल है, बेतवा है, ओकेन है। आगे मेला महोत्सव में दिव्य कला मेला, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। इसका आयोजन हुआ था 15 से 23 नवंबर को। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था दिव्य कला मेला। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकेशंस पर होते रहते हैं, लेकिन जब भी उत्तर प्रदेश में रहता है तभी हम इसको ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। नोडल एजेंसी क्या है? नेशनल दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NDFDC। आगे डिफेंस सेक्शन में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र में निर्मित मिसाइलों की पहली जो कह सकते हैं खेप है उसको हरी झंडी दिखाई गई। जो फर्स्ट बैच ऑफ मिसाइल्स तैयार किया गया है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश CM और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्ट फैसिलिटी को वर्चुअली इनॉग्रेट किया था इन्हीं दोनों ने, मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 11 मई 2025 को। तो इस फैसिलिटी से करीब 6 महीने बाद फर्स्ट बैच ऑफ मिसाइल से तैयार हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं रैंक्स रिपोर्ट में। बेसिक लाइव स्टॉक स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं, लेटेस्ट आंकड़े लाइव स्टॉक के बारे में आ गए हैं। तो दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राज्य अभी भी उत्तर प्रदेश बना हुआ है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट पर है, सेकंड पर राजस्थान है लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, थर्ड पर मध्य प्रदेश है और फोर्थ पर गुजरात है दुग्ध के उत्पादन के मामले में। और मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल यहाँ पर टॉप पर है, उत्तर प्रदेश अब सेकंड पर आ गया है, महाराष्ट्र थर्ड पर है। तो मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल फर्स्ट पर, सेकंड पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र थर्ड पर। टॉप 3 यहाँ पर याद रखना काफी होगा। आगे बढ़ते हैं राज्य खनन तत्परता सूचकांक। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक नया इंडेक्स जारी किया है। इसमें श्रेणीवार रैंकिंग दी जाती है राज्यों को कि कौन कौन से मिनरल रिच स्टेट्स हैं, कौन कौन से मॉडरेटली इंडोर्ड स्टेट्स हैं मिनरल्स के मामले में, कहाँ पर मिनरल इंडोरमेंट कम है। तो उसके हिसाब से टॉप 3 की रैंकिंग बनाई गई है। टॉप 3 की रैंकिंग बनाई गई, सभी को रैंक नहीं दिया गया और इसमें कोई स्कोर वगैरह नहीं है। तो माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में कैटेगरी B में रखा गया है उत्तर प्रदेश को। मध्यम रूप से खनिज संपन्न राज्यों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। इसको श्रेणी B में रखा गया है और सेकंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ये लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाने ही वाला है। अगले 6 महीने में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिए। और उसके अलावा टॉप पर कौन है ये भी देख सकते हैं, जैसे पंजाब यहाँ पर टॉप पर है। निम्न खनिज संपदा वाले राज्यों में पंजाब टॉप पर है, सेकंड पर उत्तराखंड है, थर्ड पर त्रिपुरा। और खनिज समृद्ध राज्यों में टॉप पर है मध्य प्रदेश, सेकंड पर राजस्थान, थर्ड पर गुजरात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश श्रेणी B में गोवा के बाद सेकंड पर है।
गोवा के बाद सेकंड पर है। आगे राज्य राजस्व जो रिपोर्ट आई थी सीएजी के द्वारा कि 16 राज्यों ने रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया है। तो 2023 में 28 में से 16 राज्यों में राजस्व अधिशेष दर्ज किया गया, बाकी में राजस्व घाटा दर्ज किया गया था। जैसे बिहार में राजस्व घाटा दर्ज किया गया था, उत्तर प्रदेश टॉप पर था राजस्व अधिशेष के मामले में, सेकंड पर गुजरात, थर्ड पर उड़ीसा, फिर 8th पर उत्तराखंड और 9th पर मध्य प्रदेश। तो शीर्ष 3 राज्यों में टॉप पर था उत्तर प्रदेश राजस्व अधिशेष के मामले में, यानी कि फिजिकल कंडीशन उत्तर प्रदेश में अच्छी है। इसको आप आंसर राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हैं चाहे तो सीएजी की रिपोर्ट को। टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सरप्लस, उत्तर प्रदेश में राजस्व अधिशेष दर्ज किया गया है, यानी कि रेवेन्यू सरप्लस। आगे भारत में हाथियों की स्थिति पर जो रिपोर्ट बनाई है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत, तो इसके तहत एक साइंटिफिक गणना की गई है हाथियों की, और इसमें बताया गया है कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी हैं, फिर असम में, तमिलनाडु में, फिर केरल। तो हाथियों की संख्या के मामले में फर्स्ट पर कर्नाटक, सेकंड पर असम है, थर्ड पर तमिलनाडु है, फोर्थ पर केरल है, उत्तराखंड फिफ्थ पर है। उत्तर प्रदेश में कितने हाथी बताए गए हैं? 257। उत्तर प्रदेश में हाथियों की संख्या बताई गई है 257। आ जाएंगे अब एमसीक्यू वाले सेक्शन पर। तो 19 अक्टूबर को जो नवा दीपोत्सव मनाया गया था, उसके अंतर्गत इतने मिट्टी के दीपक जलाए गए थे, यानी कि 26,17,215 दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। हर साल ये नया रिकॉर्ड बनता है दीपोत्सव में। तो दीपोत्सव कहाँ बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, अयोध्या में। ठीक है, दीपोत्सव मनाया जाता है अयोध्या में, सी यहाँ पर सही है। 2128 वेदाचार और अन्य श्रद्धालुओं ने एक ही साथ आरती की थी, जो एक ही समूह द्वारा की गई सबसे बड़ी आरती के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। आगे बढ़ते हैं। 27 नवंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली रूफटॉप योजना के तहत कितने गीगावाट से अधिक रूफटॉप सौर क्षमता हासिल कर ली है, और इस राज्य को पार कर, मतलब इस कैपेसिटी को पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो गुजरात महाराष्ट्र को पार करके, मतलब गुजरात महाराष्ट्र के बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 गीगावाट के पावर जनरेशन कैपेसिटी को पार करने वाला उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य बन गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में मैं लगातार आपको रिवाइज कराता रहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्कीम है। भले ही 2024 के एग्जाम में नहीं ज़्यादा इसमें पूछा गया, 25 के एग्जाम में, 24 के एग्जाम में यूपीएससी में आया था, लेकिन ये आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की लॉन्च डेट है 13 फरवरी 2024। इसके उद्देश्य पढ़ लीजिएगा: घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना और सरकार के बिजली खर्च को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। लेकिन मुफ्त बिजली ऐसा नहीं है कि सब्सिडी के माध्यम से दी जाएगी, सब्सिडी मिलेगी, लेकिन जब लोग अपने घर में सोलर पावर यूनिट इंस्टॉल करेंगे, जो कह सकते हैं सोलर लगवाएंगे, सोलर पैनल्स लगवाएंगे, तब जाकर के उनको उसमें छूट मिलेगी। आपने देखा होगा कई बार आपके यहाँ भी कॉल्स वगैरह आई होंगी, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, कि अलग अलग एजेंसीज की कि क्या आप अपने घर में सोलर लगवाना चाहते हैं। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार सब्सिडी कितना दे रही है, ये हमारे हमसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप जो है 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार से, केंद्रीय सरकार की सब्सिडी मिलेगी 30,000 रुपये। 2 किलोवाट का लगाते हैं तो 60,000 रुपये, और 3 किलोवाट का लगाते हैं तो 78,000 रुपये, मतलब 90 नहीं मिलेगा। 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये सब्सिडी, 2 किलोवाट पर 60,000 और 1 किलोवाट पर 30,000 सब्सिडी मिलेगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट अलग देती है। मैक्सिमम 78,000 रुपये की सब्सिडी 3 किलोवाट के पैनल लगवाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। 30,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है करंट समय पर। ये मैंने एक वेंडर से पता किया है, ये एकदम सही आंकड़ा है, तो आप ये याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी आती है मैक्सिमम 78,000 रुपये की, और स्टेट गवर्नमेंट 30,000 रुपये की सब्सिडी भेजती है 3 किलोवाट के पैनल को लगवाने पर। 3 किलोवाट वाला ही ज़्यादा पॉपुलर है अर्बन एरियाज में। अच्छा, ये इससे एग्जाम में सवाल आ चुका है एक बार यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में, कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय घरों में पहले 2 किलोवाट क्षमता के लिए प्रति किलोवाट सब्सिडी कितनी है। तो पहले 2 किलोवाट क्षमता पर प्रति किलोवाट सब्सिडी 30,000 की है, यानी 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये सब्सिडी देगी। 1 किलोवाट के पैनल पर, 2 किलोवाट पर 60,000, तीसरे किलोवाट पर 78,000 रुपये की सब्सिडी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 किलोवाट पर लागत की 40% जो है ये सब्सिडी आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो है 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने के लिए कोलेटरल फ्री लोन भी दिया जा सकता है। 7% की ब्याज दर पर लोन मिलता है। जिनके पास मतलब सोलर पैनल लगाने के लिए पैसे नहीं है, वो बैंक से लोन ले सकते हैं। 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने के लिए बिना गिरवी के लोन मिल जाएगा बैंक से, और 7% की ब्याज दर पे।
तो मतलब अगर 2 किलोवाट तक का आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आपकी लागत का 60% तक सब्सिडाइज़्ड कर दिया जाता है, लेकिन तीसरे किलोवाट पर सब्सिडी 40% रह जाती है। ये याद रख लीजिएगा, डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी मिलती है। ये एक आरएस पेपर में ये सवाल आया था। आरएस पेपर में आप देखेंगे आया था कि इस योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएँगे। ये लक्ष्य है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का, ये सही है। हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना ये उद्देश्य है। और ऐसा कब तक करने का टारगेट था? मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में ये पैनल लगाने का उद्देश्य है। और हर घर में, हर ऐसे घर में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध हो जाएगी अगर ऐसे पैनल लगवाए जाते हैं। रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु 30% अनुदान का प्रावधान है। ये रॉन्ग दिया है क्योंकि 60% तक का अनुदान है, पहले 2 किलोवाट तक, ये आपको हमने बताया। योजना का पंजीकरण, आवेदन, स्वीकृति, अनुदान 100% ऑनलाइन तरीके से होगा। सरकार ने इसके लिए पोर्टल जारी किया है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, आपको कहीं भी ऑफिस टू ऑफिस भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सच है। और बैंक लोन जो है 7% की दर से मिलेगा जिन लोगों के पास शुरू में सोलर पैनल लगाने के पैसे नहीं है। यहाँ पर 4% दिया हुआ है तो ये गलत है। तो आरएस में इसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। और एक ये प्रश्न आपका यूपीएससी में भी आया था। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है बहुत ज़रूरी है 2026 के एग्जाम्स के लिए भी, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि आगे भी इसके बारे में पूछा जाता रहेगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार भी मार्क करिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और संभावित लग रहा है आने वाले एग्जाम्स के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के रामनगर के राल्हुपुर में गंगा नदी के किनारे एक मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर और चंदौली जिला के अंतर्गत मिल्कीपुर में बनने वाले एक फ्रेट विलेज की वर्चुअल तौर पर आधारशिला रखी है। तो जो फ्रेट विलेज बनेगा ये बनेगा मिल्कीपुर में। चंदौली जिला के अंतर्गत फ्रेट विलेज बनेगा मिल्कीपुर में, ये ध्यान रखिएगा, वाराणसी में नहीं बनेगा। ठीक है, ये कई सारे न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट कर दिया था कि वाराणसी में फ्रेट विलेज बनेगा, नहीं, वाराणसी के पास बन रहा है, मिल्कीपुर में, चंदौली जिला के अंतर्गत, ना कि वाराणसी में। वाराणसी में एक मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर बन रहा है रामनगर में, राल्हुपुर के पास, राल्हुपुर, रामनगर, वाराणसी में। तो ये ध्यान रखिएगा, बी यहाँ पर सही है। जो मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर बन रहा है रामनगर, राल्हुपुर में बन रहा है, वाराणसी जिला अंतर्गत, लेकिन फ्रेट विलेज बन रहा है मिल्कीपुर में, चंदौली जिला के अंतर्गत। ठीक है, आगे 31 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर को पाक कला श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सम्मान प्रदान किया गया था? लखनऊ को प्रदान किया गया था। वर्ल्ड सिटीज डे जो मनाया गया था 2025 में, यहाँ पर यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी समरकंद, उज्बेकिस्तान में, वहाँ पर ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, लखनऊ को कुलिनरी कैटेगरी में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में अब 2 क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हो गए हैं। अभी तक हैदराबाद था, अब लखनऊ को स्टेटस मिल गया, तो 2 क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, लखनऊ और हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है कि भाई कितने हैं। जैसे यूपीपीएससी 2025 में बहुत क्रिएटिव तरीके के क्वेश्चन बनाए गए थे, 3-4 ऑप्शन में से 1 ही या 2 सही निकल रहे थे वैसे। तो लखनऊ, हैदराबाद 2 हैं प्रेजेंट में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। आगे कोई बनेगा तो हम करंट अफेयर में आपको बताएंगे ही। नवंबर 2025 में भारत के मिलिट्री परेड सेरेमनी और रेजिमेंटल बैंड में जो ट्रेडिशनल तौर पर जो बिगुल इस्तेमाल किया जाता है, जिसको तुरही भी बोला जाता है, तो इसको जीआई टैग मिला है। ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित ये बिगुल है? तो ये बिगुल मेरठ का बिगुल है। मिलिट्री परेड वगैरह में और मिलिट्री के कह सकते हैं सेरेमनीज में बिगुल का इस्तेमाल किया जाता है, मेरठ का बिगुल है। मेरठ का ट्रेडिशनल बिगुल ये इंडिया मिलिट्री परेड में, सेरेमनीज में, रेजिमेंटल बैंड में जो है यूज़ किया जाता है। इसको जली कोठी में बनाया गया था 1885 में पहली बार। मेरठ के इससे पहले कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है? मेरठ की कैंची को, मेरठ की कैंची को। आगे है 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा किसने फहराई थी? तो धर्म ध्वजा फहराई थी नरेंद्र मोदी जी ने, बी यहाँ पर सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्म ध्वजा फहराई थी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजारोहण का आरोहण किया था। आगे, बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के संबंध में क्या सही है? तो सारनाथ स्थित मूल गंधकुटी विहार में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था, सारनाथ में। ठीक है, वाराणसी के पास सारनाथ में ये आयोजन भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थित उपदेश स्थल मूल गंधकुटी विहार की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। और 3 दिवसीय समारोह का आयोजन महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ केंद्र द्वारा किया गया था, ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, डी। हाल ही में पवित्र नगरी वाराणसी में देव दीपावली का भव्य आयोजन कब किया गया था?
ठीक है, तो देव दीपावली ये मनाई गई थी 5 नवंबर को। देव दीपावली मनाई गई थी 5 नवंबर को। सी यहाँ पर सही है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, देव दीपावली अलग है, ये वाराणसी में होती है, काशी में, लेकिन दीपोत्सव होता है अवध में। तो देव दीपावली जो है वाराणसी में और दीपोत्सव होता है अयोध्या में। ये 2 महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। जब कई लाख दीपक जलाए जाते हैं, दीपोत्सव अयोध्या में होता है, वो अलग है, और देव दीपावली अलग है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाई जाती है। क्यूएस या क्विकरली साइमंड्स की रैंकिंग एशिया 2026 में किस कह सकते हैं भारतीय संस्थान, मतलब ये शीर्ष भारतीय संस्थान में आईआईटी कानपुर को किस स्थान पर रखा गया है? तो आईआईटी कानपुर की रैंक थी क्यूएस रैंकिंग्स एशिया में 77वीं रैंक मिली थी जो है आईआईटी कानपुर को। आगे 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से कुछ नई वंदे भारत ट्रेनों का अनावरण किया था। बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। डी यहाँ पे सही है। आगे है कि नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मथुरा की जो जरी पोशाक है, मेरठ के बुगुल को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीआई टैग कितने हो गए हैं? तो मथुरा की जरी पोशाक को और मेरठ के बिगुल को जीआई टैग मिलने के बाद जो है उत्तर प्रदेश में जीआई टैग हो गए 79। टोटल 79 प्रोडक्ट्स के पास जीआई टैग हो गए हैं, और तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। तमिलनाडु के पास 69 जीआई प्रोडक्ट्स हैं। तो सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का नया 76वां जिला निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे जाने की घोषणा की गई? 76वें जिले के लिए चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कल्याण सिंह जी के नाम पर ये 76वां जिला क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, कल्याण सिंह जी के नाम पर ये जिला बनाया जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ बातें चल रही हैं, ऑफिशियल अभी कुछ नहीं है। जब ऑफिशियल होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बी। अब इसमें भारत के पहले सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम के बारे में सही कथन बताना है, कौन सा है? ये जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो नेशनल कैपिटल रीजन का है, नेशनल कैपिटल रीजन रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इन्होंने इंप्लीमेंट किया है सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम नमो भारत डिपो दुहाई गाजियाबाद में। ये सही। और दूसरा है कि ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में कोई ये सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लगाया गया किसी मेट्रो नेटवर्क में। ये सही। ये प्रोजेक्ट इंटीग्रल पार्ट है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का जो कॉम्प्रिहेंसिव सोलर पॉलिसी है, जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 70% रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करना चाहते हैं। ये सही आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, सभी कथन सही है। तो हमसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि भाई जो ये सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम ये कहाँ पे लगाया गया है? तो ये लगाया गया है दुहाई गाजियाबाद में, गाजियाबाद के दुहाई में। आगे प्रश्न है कि नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवहा नदी को गंभीर प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी के समक्ष याचिका दायर की गई है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जो देवहा नदी बहती है उसको पोल्यूशन से बचाने के लिए एनजीटी ने संज्ञान लिया है। एनजीटी के समक्ष याचिका दायर की गई कि देवहा रिवर जो है, जिसको देवभूति गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये गंगा से रिवर से पुरानी मानी जाती है और ये कुमाऊं रीजन से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड में, और ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में बहती है उत्तर प्रदेश में, जहां पर पोल्यूट हो रही है। देवहा नदी ये गंगा से मिलती है फर्रुखाबाद में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बौद्ध सर्किट से जोड़ने के लिए कौशाम्बी को एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर रही है। ये सही कथन है, कौशाम्बी बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कौशाम्बी जिले के कोसम इनाम गांव को एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। कौशाम्बी जिले के कोसम इनाम को, और जिसके तहत 11 हेक्टेयर क्षेत्र में बुद्ध थीम पार्क का निर्माण प्रगति पर है। तो जो ये कौशाम्बी में एक बुद्ध थीम पार्क बनाया जा रहा है इस गांव में। ये सही आंसर हो जाएगा इसमें 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी 1 and 2 बोथ करेक्ट। साउंड्स ऑफ कुंभ के बारे में कौन सा कथन रॉन्ग है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित और प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से प्रेरित एक संगीत एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये सही है। एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ सिद्धांत भाटिया द्वारा निर्मित और 12 ट्रैक का प्रोडक्शन है। ये सही। तो साउंड्स ऑफ कुंभ को नामित किया गया है, 68वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। अभी जीतता है कि नहीं आगे देखा जाएगा, लेकिन ये भी एग्जाम में आ सकता है। किसे नॉमिनेट किया गया था, किस गीत को? साउंड्स ऑफ कुंभ को। 1 and 2 बोथ करेक्ट। 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था?
इसका उद्घाटन किया था श्री मनोहर लाल ने। श्री मनोहर लाल ने, डी यहाँ पे सही है। केंद्रीय विद्युत और आवास शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने ग्रेटर नोएडा स्थित जो है एनटीपीसी के अनुसंधान और विकास केंद्र में भारत की पहली सबसे बड़ी 3 मेगावाट आर क्षमता वाली वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षा सुदृढ़ करने और श्रद्धालुओं के अनुभवों में सुधार करने के लिए 3 धार्मिक स्थलों पर एआई आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। कौन सा धार्मिक स्थल इसमें शामिल नहीं है? तो मतलब कहाँ पे 3 जगह की जाएगी। एआई बेस्ड स्मार्ट सर्विलांस लगाया जाएगा काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में, राम मंदिर अयोध्या में और गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर में। तो आंसर इसमें हो जाएगा ए, कृष्ण जन्मभूमि में ये एआई आधारित ये नहीं लगाई जाएगी। सिक्योरिटी सिस्टम। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य की मिशन शक्ति पहल के अंतर्गत सोनभद्र जिले में कितनी महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर प्रदान किए? तो महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर प्रदान किए 25 मतलब महिलाओं को, यहाँ पर 20 सही है। अब कौन सा कथन यहाँ पर रॉन्ग है? इसका आयोजन 23 से 29 नवंबर 2025 तक डिफेंस एक्सपो ग्राउंड लखनऊ में किया गया था। क्या है? 19th नेशनल जम्बोरी, इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में, ये सही। आत्मनिर्भर भारत विकसित युवा विकसित भारत थीम पर आधारित ये जम्बोरी थी। राष्ट्रीय जम्बोरी का आयोजन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। कोई भी कथन गलत नहीं है, आंसर इसमें हो जाएगा डी। डी यहाँ पर सही है। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने। राज्य के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन संबंधी कौशल विकास और आतिथ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहां पर प्रदेश का पहला राज्य होटल प्रबंधन संस्थान यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये कहां पे शुरू किया जाएगा? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट शुरू किया जाना प्रस्तावित है गोरखपुर में। गोरखपुर में ए। उत्तर प्रदेश के नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट किया, यानी कि निक्षय मित्र इनिशिएटिव के तहत ये नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इन ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स का इलाज वगैरह सुनिश्चित करेगा। ये नरोरा कहाँ पे है? ये स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछा है। नरोरा है बुलंदशहर में, नरोरा बुलंदशहर में, डी यहाँ पे सही है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। 16 नवंबर 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीरांगना उदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया? तो ये लखनऊ में किया। लखनऊ में उदा देवी पासी की प्रतिमा लगाई गई है लखनऊ में। 25 नवंबर 2025 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या राम मंदिर में धार्मिक ध्वज फहराकर ध्वजारोहण का पवित्र हिंदू अनुष्ठान संपन्न किया। इस धार्मिक ध्वज की लंबाई चौड़ाई आपको बताना है 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा ये धर्म ध्वज था। डी यहाँ पे सही है, डी। आगे प्रश्न है कि 29 नवंबर को निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट्स एज मेरिट का शुभारंभ किया था? स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स एज मेरिट का उद्घाटन किसने किया था? जयंत चौधरी जी ने। जयंत चौधरी। मेरिट वैसे भी खेल सामानों के लिए प्रसिद्ध है। खेल सामानों का कह सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी मेरिट के पास है। आगे क्वेश्चन है किस भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण मतलब ये किस शहर में एक भूटानी मोनास्ट्री और गेस्ट हाउस बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में, डी। भूटानीज मोनास्ट्री और गेस्ट हाउस बनाया जाएगा वाराणसी में। देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? मुरादाबाद में। मुरादाबाद में गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र ये स्टैब्लिश किया गया है मुरादाबाद में, बी। यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए जिन लोगों को पेड बैच ज्वाइन करना है गिवन नंबर्स पर बात करके अपना पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं।